हेलो प्लस क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लेक्चर 4 कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। पहले 3 लेक्चर्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, आप लोग रिमाइंड करो क्या था। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स में हमने किया था रदरफोर्ड किया था और उससे पहले थॉमसन किया था, है ना। और क्या किया सेकंड लेक्चर में, उसके बाद हमने आइसोटोप्स वगैरह किए, राइट। और जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा, उसको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। उसके आप लोग न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, मैं आपको असाइनमेंट भी भेजूंगा, उसमें भी क्वेश्चन होंगे, वो भी करना, ठीक है। अब देखो आज पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है ना, तो उसको वो भी प्रूव करेंगे। और एक और चीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रूफ नहीं कर पाई, ठीक है, वो क्या थी, इसका मानना था, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मानना था कि जो पार्टिकल होता है उसके पास डुअल नेचर तो है, ठीक है, लेकिन साथ में वो जो लाइट होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो लाइट होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, ठीक है। लाइट होती है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, लाइट ऐसे जाती है। लाइट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। हमारे पास कुछ इसमें जो टॉपिक्स हैं वो यही प्रूव करेंगे कि जो लाइट जो होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है, यानी कि कॉन्टिन्यूस नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हम पहला टॉपिक करेंगे, राइट डाउन। फर्स्ट लिखो, टॉपिक लिखने से पहले आप लोग थोड़ी थ्योरी लिखो, राइट डाउन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन believed in the continuous generation of energy। देखो यहां पे वर्ड आ गया ना continuous, इसको अंडरलाइन करो। continuous जनरेशन में हमने डिफ्रैक्शन समझा, इंटरफेरेंस समझा, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि कोई स्लिट है, उसे जब लाइट बेंड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, क्लियर, राइट डाउन। continuous generation of energy full stop। उसके बाद लिखो this theory explained the phenomena, this theory explained the phenomena of propagation of light such as diffraction, डिफ्रैक्शन क्या होता है आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी सुना था वर्ड, ठीक है। मैं से एक क्वेश्चन पूछा था, बता दो, तो वो आप ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। इसके बाद स्मॉल है बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लो। इट इज द बेंडिंग ऑफ वेव, इट इज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल, इट इज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल, क्लियर। एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन के बाद क्या है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास दो वेव्स हैं, 1 2, ठीक है। और इसको अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ऐसा उनका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस भी लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, चाहे लिखो। इट इज द कंबाइनिंग ऑफ टू वेव्स, इट इज द कंबाइनिंग ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होगा तभी वो सुपर इम्पोज हो पाएगी ना, नहीं तो साइज नहीं करेगा, क्लियर। देखो हमने फॉर्मूला किया था म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ये तो सी तो कांस्टेंट होता है, सी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो वेवलेंथ भी सेम है, दोनों की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम, तभी हम एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। अगर एक वेव कोई बड़ी है, एक वेव ऐसे है, तो इसको इसके ऊपर भी ना सुपर इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के लिए एक ही चाहिए होती है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है, राइट डाउन। Interference is the combining of two waves of the same frequency to give a wave whose disturbance at each point in space is the algebraic or vector sum
of the disturbances produced by each interfering wave at that point. Produced by each interfering wave at that point. ये टॉपिक डिटेल में आप लोग +2 में करोगे फिजिक्स में, ठीक है। अब हमारे टॉपिक शुरू होते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या क्या प्रूव नहीं कर पाए। इसने क्या बोला, लाइट कॉन्टिन्यूस होती है, हालांकि लाइट कॉन्टिन्यूस नहीं होती, ठीक है। राइट डाउन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस क्वाइट सक्सेसफुली, उसके आगे कंटिन्यू करो, क्वाइट सक्सेसफुली, बट it failed to explain many phenomena such as black body radiation and photoelectric effect and photoelectric effect. Write down first. First लिखो black body radiation. ब्लैक बॉडी क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे ये ध्यान से देखो, मान लो ये बॉडी जो है ब्लैक है, ठीक है, क्या है, इसमें जब लाइट फॉल करेगी, व्हाइट लाइट कितने कलर की होती है, 7 कलर की, ठीक है, 3 4 5 6 7, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा हूँ, सिंगल रे होती है 7 कलर की, है ना। तो ये जो सारी रेज इस पे फॉल करेंगी, वापस कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं, जो सारी की सारी लाइट जिस पे पड़े वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। और ब्लैक बॉडी को अगर हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, वो लाइट को इमिट ही सबसे बेहतर करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जल्दी गर्म होगा, सबसे जल्दी हीट रेडिएट करेगा, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी एक तो परफेक्ट क्या होती है, एब्जॉर्बर, एंड इट इज ऑल्सो परफेक्ट एमिटर, ठीक है, लाइट को इमिट भी सबसे बेहतर करती है। राइट डाउन an ideal black body which emits and absorbs radiations of all wavelength, emits radiations of all wavelengths and frequencies is called black body, and the radiations emitted, जब हम उसको हीट करेंगे, ये अलग केस है, ये एब्जॉर्प्शन का केस है। अगर मैं सिमिलरली ब्लैक बॉडी को, कोई भी ब्लैक बॉडी मेरे पास, ठीक है, मैं कोई भी बना देता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक है, and absorb radiations of all wavelengths and frequencies is called black body, यहाँ तक हमने लिख लिया। and the radiations emitted by this body is called black body radiation, ठीक है। नेक्स्ट उसके ही नीचे एक स्टार बना के लिखो, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, ब्लैक बॉडी परफेक्ट ऑब्जर्वर होती है, परफेक्ट एमिटर भी होती है, राइट। A black body is not only a perfect absorber of radiant energy, but is also a perfect emitter या radiator, but is also a perfect radiator या emitter। ब्लैक बॉडी हम डिटेल में नहीं कर रहे, ठीक है, ये आपका टॉपिक डिटेल में नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं आगे
नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो आपको पूरी डिटेल में है, इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके लिए मैं आपको थर्ड चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक समझाना चाहूंगा, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो वो आपने थोड़ा सा तो 10th में किया था, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखो जैसे मेटल है, सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 11 एटॉमिक नंबर, राइट, 281। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ठीक है बच्चे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालना है, एटम से बाहर आइसोलेट कर देना, अलग कर देना बिल्कुल, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करना, बाहर निकालना, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस एनर्जी, ठीक है। और जैसे जैसे साइज बड़ा होएगा, आपको पता है नीचे आते आते क्या होता है सॉरी, नीचे आते आते साइज बढ़ता है ना। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जैसे कि हम इसके साथ लिथियम बना सकते हैं। लिथियम में क्या होता है, 2 1, पहले में 2, दूसरे में 1। तो न्यूक्लियस के काफी पास है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं है जितना आसान इसमें है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे आते आते बढ़ती है। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे बेसिक फंडा है, ये पता होना चाहिए, इसके बेस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चे। चलो, तो इसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ये तो बच्चे क्या है, एक एटम है, एक एटम को एनर्जी चाहिए लेट्स से E1, कुछ भी ले लो, E। एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो पर मोल में होती है, ठीक है। तो हमें एटम कितने लेने पड़ेंगे, 1 मोल। तो 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एमओ, ठीक है। तब हमारे पास आ जाएगी एनर्जी पर मोल, ठीक है बच्चे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, सॉरी। चलो, तो पहले मैं आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाता हूँ। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, मेटल का सरफेस, मेटल वो होता है विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। मेटल उसको बोलते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाए, मतलब बाहर आ जाए, ठीक है। तो जब एक एनर्जी, सुटेबल एनर्जी मेटल पे पड़ती है, स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो क्या होता है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। आया समझ। तो इसी को कहते हैं, जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो फिनोमिना होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। The phenomena of, write down, the phenomena of ejection of electrons from the surface of a metal when light of suitable energy strikes on it, when light of suitable energy strikes on it, comma, it is called photoelectric effect. It is called photoelectric effect. और emitted electrons, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे, photoelectric electrons, ठीक है। photoelectrons, write down, the emitted electrons are called photoelectrons, छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, मेटल। अभी समझ लो इसको, ठीक है। मेटल सरफेस, बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक
ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इसको नेगेटिव देगा, इधर पॉजिटिव देगा। हम क्या करेंगे, और ये क्या बचे, दिस इज डिटेक्टर, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा बना सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई भी शेप दे दो इसको, ठीक है। ये क्या बन गया, डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। होगा क्या, यहां से लाइट आएगी और मेटल पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, लाइट आएगी, मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, ये आगे जाके आएगा, अभी नहीं है, ठीक है। E का फॉर्मूला होता है E=h/nu, ठीक है बच्चे। तो आप लोग लाइट लिख सकते हो, इंसिडेंट लाइट लिख सकते हो अकेला, ठीक है। इधर से क्या आ रहा है, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, ठीक है बच्चे। तो ये लाइट जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, when a light of suitable frequency strikes a metal, it ejects electrons, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, ठीक है बच्चे। तो इसी को बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी जो थ्योरी है, ठीक है, मॉडल में दी हुई है, थोड़ी सी आप लिख लेना, पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। थ्योरी इसकी लिख देना, संस्थान ने सारा दिया, इसको आप ड्रॉ कर लेना राइट साइड पे, और इधर आपकी सारी थ्योरी आ जाएगी, ठीक है, इसमें क्या क्या हो रहा है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको लिखवा रहा हूँ, इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको अच्छा नोट कर लो, ठीक है। नोट करना होता है कैसे, वीडियो पॉज करके, है ना, बता दो। चलो देखो, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से क्या क्या पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब इजेक्ट होंगे, कम कब होंगे, कुछ मेटल्स इजेक्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, ये सब, ठीक है। राइट डाउन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट under different conditions led to the following important observations. First, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बीम मेटल पे स्ट्राइक करेगी, साथ ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, देयर इज नो टाइम लैग, ठीक है, क्या नहीं है बीच में, टाइम लैग नहीं है। ऐसा नहीं है कि साथ पहले लाइट स्ट्राइक की, फिर इलेक्ट्रॉन सोचेंगे आए बाहर या ना आए, ठीक है, ऐसा नहीं है, जैसे लाइट स्ट्राइक करेगी साथ के साथ बाहर आ जाएंगे, ठीक है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन्स आर ejected from the metal surface, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface, the beam of light strikes the surface, that is there is no time lag. Second point, हर एक मेटल के लिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया, आयोनाइजेशन थेरेपी का कंसेप्ट इसलिए बताया, जैसे लिथियम है, जैसे सोडियम है, हर एक मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक अलग एनर्जी चाहिए, एंड वी शुड नो दैट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, आया था, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए होगी, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा चाहिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम चाहिए होगी। अगर ज्यादा भी स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो अगर ऐसा हो, इसको इजेक्ट करवाने के लिए एनर्जी चाहिए इतनी, मालूम है, फॉर जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 चाहिए कोई भी, है ना। तो अगर मैं 9 की फ्रीक्वेंसी से लाइट स्ट्राइक करवा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। इन दोनों से हमें ये पता लगता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने ज्यादा मुश्किल है, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, क्योंकि इसका न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन। क्लियर, राइट डाउन। ये जो मैंने बोला बच्चे 2 बार सुन लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। राइट डाउन फॉर ईच मेटल सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट is needed to eject the electrons. Certain minimum frequency of light is needed to eject the electrons. This is known as threshold frequency. This is known as threshold frequency, noted by mu naught.
म्यू जीरो नहीं बोलना, म्यू नॉट बोलना, ठीक है। राइट डाउन। And it is obviously, and it is different for different metals, and it is different for different metals. अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये मान लो लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है, अगर ये कम हुई इससे किसी भी लेट से एनी मेटल, ई एलिमेंट, ठीक है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होंगे, चाहे मैं घंटों लाइट स्ट्राइक करवा लूं, ठीक है। अगर मैं लाइट जितनी देर मर्जी स्ट्राइक करवा लूं, अगर वो फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होंगे। क्लियर? राइट डाउन। इसी लाइन को कंटिन्यू करो। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट, ब्रैकेट में भी लिख लेना, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट लिख लो ब्रैकेट में। cannot eject electrons no matter how long it falls on the surface or how high is its intensity, how high is its intensity, intensity का मतलब होता है brightness, ठीक है। थर्ड पॉइंट पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा। एक बार बच्चे पहले 2 पॉइंट पढ़ो शाबाश। थर्ड पॉइंट आप लोग खुद बताना मेरे को, ठीक है। देखो मैं ये तुम्हारा करता हूं, इस बार थोड़ा छोटा, लाइट स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, पूरा बना देंगे। ठीक है, लाइट स्ट्राइक कर रही है, इससे इलेक्ट्रॉन से रिजेक्ट होंगे। अगर ऐसा हुआ न्यू नॉट इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, बिल्कुल इक्वल है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन से बाहर आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो जैसे ये कैप ही है, ठीक है, इसको बाहर निकालने के लिए मेरे को एनर्जी लगा चाहिए, है, तो मैंने एनर्जी लगाई, ये देखो, मान लो यहाँ पे मैंने इसको बंद नहीं किया, ऐसे ही रखा हुआ है, मान लो एक क्लोज है, ठीक है, इसमें मैंने एनर्जी लगाई, इसको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, ये बाहर आ गया, थोड़ी सी एनर्जी लगाई, ये खुल गया, ये इधर तो नहीं गया, मूव तो नहीं किया ना, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं एनर्जी कम अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। अगर यहाँ से जैसे मैं मान लो यहाँ से ऐसे एनर्जी अप्लाई करूँ इसको यहाँ से, ठीक है, अगर मैं सिर्फ उतनी की एनर्जी लगाऊं, सिर्फ यहाँ से ये कैप इसका बाहर आए, है ना, समझ आया, तो वो मिनिमम तब इक्वल होएगा, तो ये केस होगा, और जब मैं ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा फिर ये ऊपर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब उसके पास क्या आ जाएगा, किनेटिक एनर्जी, ठीक है। इट मींस इफ थ्रेशोल्ड, इट मींस किनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, अगर मान लो मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर देता हूँ, ठीक है, इससे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के पास किनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही टॉपिक है, ठीक है। तो जो बच्चे जब टोटल एनर्जी होगी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, टोटल एनर्जी 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। एक तो ये कैप यहाँ से बाहर आएगा, रिजेक्ट होगा, और दूसरी एनर्जी, एक तो यहाँ पे वेस्ट हुई ना एनर्जी, ये यहाँ पे इसको खोलने के लिए, एक इसको दूर भेजने के लिए, किनेटिक एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होगी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलो राइट डाउन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली proportional to the frequency of the incident radiation, directly proportional to the frequency of the incident radiation, and is independent of its intensity. Obviously intensity का brightness का kinetic energy से कोई लेना देना नहीं है, and is independent of its intensity. Fourth point, इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट होंगे, ठीक है। इंटेंसिटी जो होती है ब्राइटनेस, उसमें जो होता है पावर, है ना। तो जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो किसके साथ लेन देना, उसका इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है। कंडीशन ये ज्यादा होनी चाहिए,
ज्यादा या इक्वल, तभी इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस depends upon the intensity or brightness of incident radiation. Depends upon the intensity or brightness of incident radiation. ठीक है बच्चे, अब कुछ ग्राफ बनाते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ बहुत मजेदार ग्राफ है, देखना। आप लोगों ने पहले नहीं देखा ऐसा ग्राफ, है ना, आज देखोगे। देखिए हम बनाते हैं किनेटिक एनर्जी के साथ। किनेटिक एनर्जी का ग्राफ आप लोगों ने नहीं बनाया है ना, फ्रीक्वेंसी के साथ बनाते हैं। अभी तक तो आपने नहीं बनाया फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप लोग ग्राफ कहाँ से शुरू करते हो? या तो स्ट्रेट कर्व होता है, ठीक है, यहाँ से होगा, है ना। ये ग्राफ थोड़ा अलग है, ठीक है। ये ग्राफ शुरू होगा यहाँ से, है ना। ऐसा क्यों? किनेटिक एनर्जी तब तक तो जीरो ही रहेगी जब तक ये इसके इक्वल नहीं हो जाता। न्यू इक्वल इस पॉइंट पे क्या है? न्यू इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के इक्वल। जब तक थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं हो जाता तब तक तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होएंगे नहीं। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिजेक्ट करवाने के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे, तो वो फिर किनेटिक एनर्जी हमने देखा लीनियरली डिपेंड करती है, ठीक है। ये कर लो, ग्राफ बना लो, ग्राफ बिटवीन किनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। राइट डाउन ग्राफ बिटवीन किनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो उसमें देखना तो बनाते हैं, ये ड्रॉ कर लो। किनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ। मान लो हमने पार्टिकल को एनर्जी दी ग्रेटर देन दिस, तो पार्टिकल के पास किनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। इस केस में नहीं होती, इस केस में नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें एनर्जी ज्यादा है तो कुछ एनर्जी हमारी लगेगी उसको रिजेक्ट करवाने में और कुछ एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो हमने ये केस ले, तो कुछ किनेटिक एनर्जी होगी, इधर इंटेंसिटी। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो मान लो किनेटिक एनर्जी पहले इतनी है, इंटेंसिटी इतनी थी लाइट की, इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी इतनी, किनेटिक एनर्जी इतनी ही रहेगी। फिर इंटेंसिटी और बढ़ाई, किनेटिक एनर्जी इतनी ही रहेगी, इतनी ही रहेगी, इतनी ही रहेगी और इतनी ही रहेगी। इट मींस कांस्टेंट रहेगी। किनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। इट मींस kinetic energy is independent of intensity। दोबारा लिख लेना पॉइंट, kinetic energy is independent of intensity। तो ये ग्राफ बना लो और वो जो पॉइंट बोला दोबारा लिख लेना, ठीक है। चलो ये तो बच्चे आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके क्वेश्चंस और प्लैंक क्वांटम थ्योरी इसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में कंटिन्यू करता हूं।